बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस। डिफ़ाइन करेंगे आयनिक रेडियाई को, फिर कैटायनिक और एनायनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में आयनिक रेडियस किस तरह से चेंज होता है, और फिर इंटर आयनिक डिस्टेंस का आयनिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है उसको एंड पे डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, आप वीडियोस को देखते हैं तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो के एंड पे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए कीजिए। तो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हम एटम चाहे न्यूट्रल फॉर्म के अंदर हो या आयनिक फॉर्म में हो, उसको हम स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो किसी भी आयन को स्फीयर कंसिडर करते हुए, आइदर वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी आयन को स्फीयर कंसिडर करते हुए उस आयन का जो रेडियस होगा, उस आयन का जो रेडियस होगा, जो रेडियाई होगा, उसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। रेडियाई ऑफ एन आयन यानी किसी भी आयन का साइज़, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, वाइल कंसिडरिंग इट स्फेरिकल। लेकिन हमने आयन को क्या कंसिडर करना है? एक स्फीयर कंसिडर करना है, जिस तरह एक बॉल या फुटबॉल होता है। किन यूनिट्स में इसको मेजर किया जाता है? यूनिट्स वही पाइकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, या एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं। इनमें से किसी यूनिट में भी इस रेडियाई को मेजर किया जा सकता है। अब हमें पता है आयन्स दो तरह के होते हैं, आयन में भी पॉजिटिव, आयन में भी नेगेटिव। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं, और जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनता है, जिसे हम एनायन कहते हैं। तो कैटायनिक रेडियस को हम अलग से डिस्कस करेंगे और एनायनिक रेडियस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, और ये बात करेंगे कि कैटायन का रेडियस क्यों छोटा होता है पेरेंट एटम के मुकाबले में, और एनायन का रेडियस क्यों बड़ा होता है पेरेंट एटम के मुकाबले में। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कैटायनिक रेडियस को। कैटायंस बनते कैसे हैं? जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कैटायन बनता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो सबसे पहले आपने बताना है कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। कैटायन इज़ फॉर्म्ड बाय लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और उस पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी को हम कैटायन कहते हैं। अब जो क्वेश्चन है इसमें, कैटायन का रेडियस पेरेंट एटम के मुकाबले में हमेशा छोटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोडियम की एग्ज़ाम्पल देखें, सोडियम मेटल है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायन बन जाएगा। लेकिन रेडियस में क्या डिफरेंस आएगा? जो सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में होता है इसका रेडियस होता है 181 पाइकोमीटर राउंड अबाउट, और जब ये चला जाता है कैटायन की फॉर्म में, सोडियम का कैटायन बनता है तो इसका रेडियस तकरीबन होता है 95 पाइकोमीटर। वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। न्यूट्रल फॉर्म में रेडियस ज़्यादा है जबकि कैटायन की फॉर्म में रेडियस कम है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न को हमने एक्सप्लेन करना है। देखो, न्यूट्रल फॉर्म में अगर हम सोडियम को देखें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि बैलेंस होता है। जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उतने ही उसके इर्द गिर्द शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये फ़र्क आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो प्रोटॉन होंगे वो तो 11 ही रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? वो 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, यहाँ पे
पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोटॉन है वो कितने रहेंगे, 11। तो इस इम्बैलेंस की वजह से जब ये इम्बैलेंस आता है तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। ये प्रोटॉन बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसको ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी वो न्यूक्लियस के करीब आके थोड़ा करीब आके मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये रीज़न है इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इम्बैलेंस हो जाता है। उस इम्बैलेंस का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। जो न्यूक्लियस है वो बाकी मांदा इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और जो रेडियाई है वो छोटा हो जाता है। और तीसरी रीज़न, कुछ केसेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से पूरे का पूरा आउटर शेल ही निकल जाता है। ये हमने कल भी बात की थी कि आउटर शेल हम उस शेल को कंसिडर करते हैं जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, ये न्यूट्रल फॉर्म में इसकी कन्फिग्रेशन है। जब ये पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाकी बच जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब इस फॉर्म में अगर हम देखें तो इसके पास सिर्फ दो शेल बाकी हैं, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। लेकिन न्यूट्रल फॉर्म के अंदर इसके पास 3 शेल थे, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो थर्ड शेल के अंदर था। अब ये पूरे का पूरा शेल रिमूव हो गया, इसका मतलब है कि साइज़ जो होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होने से पूरा शेल लूज़ हो जाता है तमाम अल्कली मेटल्स के अंदर। या दूसरी रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो बाकी मांदा इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए जो कैटाइन का रेडियस है वो न्यूट्रल एटम के मुकाबले में छोटा होता है। तो थर्ड रीज़न क्या है, इन सम केसेस outermost shell is completely lost by lose of electron। यानी इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से, बाय लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरे का पूरा ख़त्म हो जाता है। जब एक शेल ही ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो साइज़ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनआयनिक रेडियस की। ये तो हमने बात कर ली कैटाइन बनता कैसे है, कैटाइन का जो रेडियस है वो पेरेंट एटम के मुकाबले में क्यों छोटा होता है। इनआयनिक रेडियस ज़ाहिर बात है इसके ऑपोजिट होगा। एनाइन बनते कैसे हैं, सबसे पहले एनाइन बनते हैं जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा एक नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज। जो क्वेश्चन है इसमें वो भी ये है कि जो एनाइन का साइज़ है वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो एक क्लोराइड नेगेटिव आयन बनता है। इस क्लोरीन का जो साइज़ है ये तकरीबन होता है 99 पाइकोमीटर, और इस फॉर्म में आके जो इसका साइज़ होता है ये तकरीबन होता है 185 पाइकोमीटर के राउंड अबाउट। ये वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, इनको आपने देख लेना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनाइन बनने के बाद जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, साइज़ एक्सपेंड हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? तो पहली रीज़न तो वही है कि इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस आएगा। ज़ाहिर बात है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी इसके अंदर 17 है। जब ऐड होगा इलेक्ट्रॉन तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रोटॉन जो होंगे वो 17 रहेंगे। तो पहली रीज़न तो वही है इम्बैलेंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इम्बैलेंस हो जाता है। अब उस इम्बैलेंस का रिजल्ट क्या होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जो प्रोटॉन का होल्ड है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम हो जाएगा। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं, न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आउटर शेल में उतना जो होल्ड होगा वो कम होता जाएगा। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ये रीज़न भी आप लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस। द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, यानी जो न्यूक्लियस की फोर्स है, जो जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो फोर्स कम हो जाएगी, तो इसलिए जो साइज़ है वो थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये आउटर शेल है क्लोरीन का, इस आउटर शेल में पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने और आके ऐड होना है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इतनी स्पेस नहीं है कि ये एक और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सकें इसी रेडियस में रहते हुए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसको अपना साइज़ थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने ऐड भी होना है, और उसके ऐड होने की कंडीशन क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपना साइज़ थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस शेल के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर एडजस्ट किया जा सके। तो इसलिए जो एनायनिक रेडियस होता है वो पेरेंट एटम के मुकाबले में लार्ज होता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ होते जाएंगे उतना रेडियस छोटा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम न्यूट्रल फॉर्म में रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो रेडियस और कम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो मैग्नीशियम जो उसका रेडियस होगा वो और कम हो जाएगा। इस तरह एल्यूमिनियम पॉजिटिव फॉर्म में थोड़ा बड़ा होता है, अगर एल्यूमिनियम +2 की फॉर्म में आ जाए तो रेडियस और छोटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में आ जाए तो रेडियस और छोटा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते जाएंगे उतना रेडियस छोटा होता जाएगा। इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएंगे उतना रेडियस बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन न्यूट्रल, इसका रेडियस छोटा होता है लेकिन क्लोराइड नेगेटिव का रेडियस बड़ा होता है। ऑक्सीजन न्यूट्रल छोटा, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो रेडियस बढ़ जाएगा, अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रेडियस और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है केटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस में, और क्यों ये चेंज आता है उसकी रीजंस को आपने अच्छी तरह से जहन में बिठा के रखना है। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो पीरियोडिक ट्रेंड बिल्कुल सेम है जो हमने कल एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था, कि जब हम किसी भी पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट से राइट, तो जो एटॉमिक रेडियस होगा, ये जो आयनिक रेडियस होगा वो डिक्रीज़ करेगा, और जब किसी भी ग्रुप में मूव करेंगे हम टॉप से बॉटम, तो जो रेडियस होगा आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज़ करेगा। रीजंस भी वही हैं, जब हम पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। इन दोनों के बढ़ने से जो रेडियस होगा वो इंक्रीज़ होगा। चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस और आयनिक रेडियाई का क्या आपस में रिलेशन है। हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस आपस में कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जिस तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड नेगेटिव आयंस आपस में अटैच होते हैं। इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब है कि इन आयंस के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जब ये आपस में अटैच्ड होंगे क्रिस्टल के अंदर, तो इन आयंस के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं, और उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटर आयनिक डिस्टेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का नाम है, जिस टेक्निक की मदद से ये आयनिक रेडियस वगैरह फाइंड किए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर पहले एज लेंथ को फाइंड किया जाता है, फिर एज लेंथ को फाइंड करने के बाद इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उस इंटर आयनिक डिस्टेंस की मदद से कैटाइन और एनाइन के रेडियस को मालूम किया जाता है।
तो इंटर आयनिक डिस्टेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है वो कैटाइन के रेडियस यानी कैटाइनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल पाउलिंग ने KCl के लिए आयंस का रेडियस मालूम किया, उसने पोटेशियम आयन का रेडियस मालूम किया, क्लोराइड आयन का रेडियस मालूम किया, और इन दोनों के रेडियस को जब उसने ऐड किया तो उसने देखा कि ये इक्वल आ रहा है इंटर आयनिक डिस्टेंस के। रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। तो KCl के लिए इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। तो इन दोनों का जो उसने रेडियस फाइंड किया, जो इंटर आयनिक डिस्टेंस था वो था 314 पाइकोमीटर। पोटेशियम का रेडियस उसने निकाला वो था 133 पाइकोमीटर, और जो क्लोराइड का उसने रेडियस निकाला वो था 181 पाइकोमीटर। जब इन दोनों को उसने ऐड किया तो उसने देखा कि इनका सम जो है वो इंटर आयनिक डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो इस तरह उसने बहुत सारे पोटेशियम्स के साल्ट के लिए उसने आयनिक रेडियस मालूम किया, और उन आयनिक रेडियस को देखा, उनकी वैल्यूज़ को ऐड किया, तो उसने देखा कि वो जो सम आता है उनका वो इंटर आयनिक डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इंटर आयनिक डिस्टेंस मालूम हो और किसी एक आयन का रेडियस मालूम हो तो हम दूसरे आयन का रेडियस मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नेगेटिव आयन का रेडियस मालूम करना है, तो रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इंटर आयनिक डिस्टेंस R, इसको उस साइड पे ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन। इस तरह से अगर हम पॉजिटिव आयन का रेडियस निकालना चाहते हैं तो इंटर आयनिक डिस्टेंस माइनस रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। अगर हमें ये मालूम है इंटर आयनिक डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन का रेडियस मालूम है, तो उसकी मदद से हम दूसरे आयन का रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी आयनिक रेडियस के बारे में। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।